हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में, जिसमें अभी हमने राजकोषीय घटनाक्रम और केंद्रीय बजट के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। और यह कौन सा वित्त वर्ष का बजट है? यह 2023 के 24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। 6.90 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सधा हुआ कदम है। कितनी अर्थव्यवस्था का? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। त्वरित सर्वसमावेशी विकास को समर्पित यह बजट अनुमान अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला बजट अनुमान है। यह जो त्वरित सर्वसमावेशी विकास को समर्पित बजट है, वह अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला बजट है, जिसके केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है। और बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। कितनी योजनाएं? कितने करोड़ रुपए की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? 32,721.96 करोड़ रुपए की। इसमें कितना व्यय किया गया है? बजट में 6,90,242.43 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें 5,02,354.01 करोड़ रुपए के राजस्व लेखे का व्यय तथा 1,87,888.42 करोड़ रुपए के पूंजी लेखे का व्यय शामिल है। मतलब जो कुल व्यय है वो 6,90,242 है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 5,02,354.01 है और जो पूंजी लेखे का व्यय है वह 1,87,888.42 करोड़ रुपए है। इसमें कुल प्राप्तियों में बजट अनुमान 2023-24 में सरकार द्वारा कुल 6,87,292.74 करोड़ रुपए की प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। इन कुल प्राप्तियों में 5,70,865.66 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 1,12,427.08 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। अब आता है राजस्व वस्तु और सेवा कर एवं मूल्य संवर्धित कर के बारे में। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34,560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,672 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। समेकित निधि से प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949.59 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखा में शुद्ध प्राप्तियां 5,500 करोड़ रुपए की हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 1,449.59 करोड़ रुपए अनुमानित है। और अंतिम शेष में प्रारंभिक शेष 37,407.11 करोड़ रुपए को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 35,957.42 करोड़ रुपए अनुमानित है। और राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित है, और जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राजस्व घरेलू उत्पाद का 3.48% है। राजस्व बजट में 68,511.65 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये सब इसके बजट में कितना पैसा लगा, कितना अनुमानित किया गया, इन सब के बारे में बताया। अब पढ़ते हैं बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। बजट में देश के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है। देश के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 8%। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। और वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित है। और वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14.4% थी और वर्तमान में यह घटकर 4.2% हो गई है। मतलब कितना अंतर आया? 14.4 से 4.2% तक का। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन संपन्न हुआ।
समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीनीकरणीय ऊर्जा में 16%, इलेक्ट्रॉनिक में 12%, औद्योगिक पार्क में 11%, शिक्षा में 9% तथा लॉजिस्टिक में 9% किए गए। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक में G20 देशों के समूह के होने वाली बैठकों में से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा ग्रेटर नोएडा में आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट में EPFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसमें प्रथम स्थान पर है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण में, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट्स में तथा PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धन राशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। और जो G20 देशों के समूह में होने वाली 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित होंगी। कौन कौन सा शहर है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। अब आता है दुग्ध उत्पादन, गन्ना और चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कौन कौन सा क्षेत्र है? दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर और एथेनॉल की आपूर्ति में पहले स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। ये इसके मुख्य पॉइंट है जिसमें अभी तक हमने पढ़ा। इसका एक एनालिसिस देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट का एक तो 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा 2023 का बजट पेश किया गया। जो 6.90 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक सुधा हुआ कदम है तथा यह है अब तक का सबसे बड़ा और अमृतकाल का पहला बजट है जिसमें केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को रखा गया है, जिसमें व्यय, प्राप्तियां, राजस्व, वस्तु सेवा कर एवं मूल्यवर्धित कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, वाहन कर, समेकित नीति, लोक लेखा, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम, अंतिम शेष, राजकोषीय घाटा, राजस्व बचत, इन सबसे रिलेटेड क्या राशि अनुमानित की गई है उन सब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसमें जो बजट में क्या घोषणा की गई है? बजट की घोषणाओं में देश की GDP में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। और लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न हुआ और 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक में G20 देशों के समूह में होने वाली बैठकों में 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों जिसमें लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होंगी। और उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है किस क्षेत्र में? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत आवास निर्माण में, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट में PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। और किस किस उत्पादन में है? जैसे दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में और एथेनॉल की आपूर्ति में पहले स्थान पर है। कृषि निवेशकों में किसानों की देय अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने में देश उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ये पॉइंट इसमें याद करने, आपको बार बार याद करने हैं और बार बार इस वीडियो को आप देख के अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आता है किसान। इसमें किसान के क्षेत्र में क्या क्या बजट अनुमान किया गया है, क्या क्या बजट में घोषणाएं की गई हैं। गन्ना उत्पादकता में 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 3,34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि की गई। रबी विपणन हेवर्स में गेहूं की MSP 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो MSP पर आधारित क्वेश्चन UP PCS में पूछे जाते हैं
कि रबी विपणन फसल में गेहूं की, ज्वार की और ये चावल की, इन सब अलग अलग क्षेत्रों में इसके पूछे जाते हैं, जिसमें गेहूं की MSP कितनी निर्धारित की गई है, 2015 रुपये प्रति क्विंटल। अब आता है महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में। अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में क्या क्या देखा गया। एक तो अक्टूबर 2022 में 95% तक टीकाकरण को संपन्न कर लिया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी में 3 महिला PAC का बटालियन का गठन किया गया और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब आते हैं रोजगार के क्षेत्र में। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.49 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1.07 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। कितने 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत SGPGI लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीजन ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना तथा लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर तथा एडवांस डायबिटीज सेंटर की इसकी स्थापना की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ प्रयागराज एवं KGMU लखनऊ में डायबिटीज रेटिनोपैथी स्थापित किया जाएगा। अब आता है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों की सुधार करती हुई उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर तथा राज्यों की अचीवर श्रेणी में शामिल हो गया है। व्यवसाय सुगमता सूचकांक में 12 स्थानों में सुधार करती हुई उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील है। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है और 80 गंतव्य स्थानों हेतु एयर सर्विस उपलब्ध है। वो आने वाले वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे। एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रदेश में जैसे 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील है, जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है और वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है और 80 गंतव्य स्थानों हेतु एयर सर्विस उपलब्ध है। आने वाले वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में पारेषण तंत्र की क्षमता कितनी है, पहले तो ये देख लेते हैं। फिर दूसरा आता है औसत उत्पादन उपलब्धता और इस नीति के अंतर्गत और ग्राम्य विकास और कृषि, इन सबको अलग अलग क्षेत्र में दिया गया है। पहले नंबर तो हम ऊर्जा के उसमें देखते हैं कि पारेषण तंत्र की क्षमता कितनी है। यह वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट है। वर्ष 2021-22 में 28,000 और वर्ष 2022-23 में 30,806 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है औसत उत्पादन उपलब्धता के आधार पर। वर्ष 2019-20 में 3766 मेगावाट प्रतिदिन, 2021 में 3816 मेगावाट प्रतिदिन और 2020-21-22 में 3998 मेगावाट प्रतिदिन है। अब इस नीति के अंतर्गत 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना और 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजना पावर पार्क की स्थापना की जाएगी और 2,000 मेगावाट क्षमता की PM कुसुम के तहत होगी। जिसमें ये पूछ सकते हैं कि 5 वर्षों में कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो कितना 22,000 विद्युत उत्पादन का, जिसमें सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के लिए 6,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना की जाएगी और 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं या सोलर पावर पार्क की स्थापना की जाएगी और 2,000 मेगावाट क्षमता PM कुसुम के तहत स्थापित होगी। अब आता है उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कितने करोड़ रुपए की? 45 करोड़ रुपए की। यह किसके अंतर्गत? उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत। और यह नीति कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगी? आगामी 5 वर्षों तक। अब इसके अंतर्गत देखते हैं ग्राम्य विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 1,203 करोड़ रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन हेतु 87.49 करोड़ रुपए। और सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस का स्थापना की गई है। कृषि के क्षेत्र में कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक में से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। और वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? कुशीनगर में। और कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें 17,000 किसान का आयोजन 2023-24 तक प्रस्तावित है। अब आता है हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के बारे में। कृषि क्षेत्र में के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला। और वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और राज्य में आधिकारिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है। अब आता है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा नीति 2022 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित अनुमानतः 5,000 करोड़ रुपए का निवेश और 50,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया जाएगा। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु 500 रुपये की व्यवस्था की गई है। बेसिक एवं शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना के क्रियान्वयन हेतु 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर नई योजना डिजिटल की लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के तहत 300 करोड़ रुपए। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में उच्च शिक्षा वर्तमान में प्रदेश में 19 राज्य विश्वविद्यालय और 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 30 निजी विश्वविद्यालय हैं। नैक रैंकिंग में लखनऊ तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ श्रेणी, KGMU को नैक रैंकिंग में A+ श्रेणी और मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को A श्रेणी में प्राप्त हुए। देश में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान की गई है। निजी विश्वविद्यालयों में MIT विश्वविद्यालय को A श्रेणी में और शारदा गलगोटिया एवं GLA विश्वविद्यालय को A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, देवी पाटन मंडल माटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना तथा मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है और वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। मतलब जो प्रेजेंट में जो 2021 की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है और 2030 तक इसे 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति एवं उसका अपघटन तथा सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात को निम्न तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान को राजस्व बचत, राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद के रूप में दर्शाया गया, जिसमें ये % के हिसाब से भी दिया गया है और वैसे भी दिया गया है कि कितना राशि दी गई है। इसको आप एक बार देख लीजिए। अब पढ़ते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में संकेतक के रूप में। इसमें 2022-23 का बजट अनुमान दिया गया हो और 2022-23 का पुनरीक्षित अनुमान दिया गया हो और 23-24 के लिए बजट अनुमान दिया गया और अगले 3 वर्षों के लिए पूर्वानुमान निर्धारित किया गया है। 2024-25 के लिए
2025-26 के लिए और 2026-27 के लिए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व है जैसे 10.8% और 22-23 में 9.0 और जो बजट अनुमान है वह 10.8% है जो 2022-23 में और 2023-24 में सेम दिया गया है। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा के बारे में। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.64% एवं प्रचलित कीमतों पर 16.76% रही है और वर्ष 2021-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर एवं चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन निम्नवत है। इसको देखते हैं कि स्थायी भावों के आधार पर और प्रचलित भावों के आधार पर यह है करोड़ रुपए में GVA दिया गया है। इसमें वृद्धि दर कितनी हुई है इसको दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। स्थायी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2011-12 से 2021-22 के बीच 5.12% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है जबकि प्रचलित कीमतों पर उक्त अवधि में यह 9.74% CAGR से बढ़ा है। मतलब कितना 2011-12 तथा वर्ष 2021-22 के बीच यह 5.12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है जबकि प्रचलित कीमतों पर यह 9.74% CAGR से बढ़ा है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर 14.59%, 10.32% और 6.53% है एवं प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 16.16% और 14.90% और 14.02% रही है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल GSDP में 28.11% है और जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया है और द्वितीय क्षेत्र में यह 24.61% हो गया है जो 2020-21 में 24.60 था और 21-22 में 24.61। अब त्वरित अनुमान के स्थायी कीमतों पर GSVA में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का योगदान 25.33, 26.74, 47.92 है और प्रचलित कीमतों पर 28.44, 24.61 और 46.65-95% है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति 1002 रुपये से बढ़कर 2020-21 में व 2021-22 में क्रमशः 61,374 रुपये और 70,792 रुपये हो गई है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के 32,002 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 42,525 रुपये हो गई है। राजकोषीय घाटे की राशि में ब्याज अदायगी का कुल व्यय भार घटाने में जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा कहलाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 में लगभग 1.72% स्तर पर रहने का अनुमान है। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक 17.46% खोलती हुई देश का यह प्रथम स्थान बना हुआ है। राज्य के स्वयं कर राजस्व की संरचना में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत इसमें GST का है और सबसे कम प्रतिशत वाहन कर का है जिसमें सबसे कम प्रतिशत किसका दिया गया है भू राजस्व का और सर्वाधिक प्रतिशत GST का है जिसको इस तरीके से दिखाया गया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। इसमें प्रदेश की प्रमुख फसलों में आच्छादित उत्पादन तथा उत्पादकता के आधार पर फसलों का विवरण दिया गया है जिसमें 2021-22 के अनुसार दिया गया है जिसमें चावल, गेहूं, धान्य फसलें, दलहन, खाद्यान्न फसलें और तिलहन के बारे में बताया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक खाते खोलते हुए देश का प्रथम स्थान है तथा इसमें जो स्वर कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा GST का है और सबसे कम हिस्सा इसका भू राजस्व का है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। यहाँ पर हमारा ये उत्तर प्रदेश का बजट और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा का टॉपिक फिनिश होता है। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।